जय हिंद दोस्तों। अब एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर वाला है या यूनिटरी स्ट्रक्चर वाला है। तो फेडरल और यूनिटरी फीचर वाले कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा देखें तो हम बताते हैं ऐसे और ऐसे ऐसे करके, ये क्या है, यूएसए है। ठीक है, हम यहीं से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा मैप गलत है, लेकिन ऐसे ही करके कुछ बना हुआ है। अच्छा, तो है क्या कि आपको ये भी मालूम होगा यूएसए भी एक टाइम पर ब्रिटेन का गुलाम था। और जब ये ब्रिटेन का गुलाम था तो ये जो यहाँ पे इनके स्टेट हैं, आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि जो अमेरिका का झंडा होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे इसमें स्टार बने होते हैं और ये लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें है क्या कि शुरुआत में ये सारे जो छोटे छोटे स्टेट थे, ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग रूप से ब्रिटेन के अधीन थे। और ये जो ब्रिटेन के अधीन थे तो इन्हीं ने ब्रिटेन से आज़ादी के लिए अपना संघर्ष शुरू किया। तो जब संघर्ष शुरू किया तो ये सब के सब एक साथ कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गए। शायद ये 13 स्टेट उस वक्त हुआ करते थे, ऐसे करके कुल मिला के, जैसे जहाँ पे भी हूँ, तो ये 13 स्टेट हुआ करते थे। और जब ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई तो ये सब आज़ाद हो गए। तो सवाल ये हुआ कि इनको ये लगा कि ऐसा है, हमको एक साथ रहने में, एकदम एग्जैक्ट समझने की कोशिश ना करिएगा, कुछ शब्दों का हेरफेर हो सकता है, केवल आपको समझाने के लिए। तो इन लोगों को ये लगा कि भाई ऐसा है, क्यों ना हम लोग एक पूरा अमेरिका ही बना ले, और इसीलिए इसका नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपने देखा होगा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, और ये जो यूनाइटेड हो गए, कौन से, ये जो स्टेट थे, राज्य थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो राज्य जो यूनाइटेड हो गए, इसका ये मतलब समझ सकते हैं। तो अब जब इन लोगों ने ये तय कर लिया कि भाई ऐसा है कि हम सब एक हो जाएंगे, तो सवाल ये हुआ कि अभी तो ये राज्य एक तरह से स्वतंत्र थे, लेकिन कुछ वजहों से ये यूनाइट होना चाहते हैं। तो अब सवाल ये होगा कि इनकी जो अपनी संप्रभुता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए क्या तरीका निकाला गया, तो इन्हीं ने कहा इसके लिए फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये अपने अपने क्षेत्रों में सीमित होंगे और बाकी पूरे इसके लिए यहाँ पर एक और गवर्नमेंट होगी जिसको यूनियन कह लेंगे, ये स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो दो सरकारें बन रही हैं, दो तरह की संप्रभु शक्ति जो सॉवरेन पावर होती है वो डिवाइड हो रही है। और ये कहाँ कहाँ पे आ रही है, तो ये आ रही है जो पहले स्वतंत्र राज्य थे, इनको ये कह दिया कि नहीं भाई, आप अभी भी बहुत सारे मामलों में स्वतंत्र रहोगे, केवल हम आपसे कुछ चीज़ें इनको दे दी जाएंगी। वो शायद डिफेंस रिलेटेड हो सकता है, करेंसी से रिलेटेड हो सकता है, या और भी इसी तरह से जो चीज़ें होती हैं जो सबके लिए महत्वपूर्ण विषय हैं, इस पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी पावर इसको दे दी गई। और जो लोकल मैटर हैं, जो स्थानीय हैं, हो सकता हो पुलिस से रिलेटेड हो सकता हो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता हो, वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो सकता हो, हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड हो, वो सारे मामले इन स्टेट्स के पास रखे गए। और इस फॉर्मेट को फेडरल स्ट्रक्चर कहा गया। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसी को दूसरी तरह समझ लेते हैं, यूनिटरी फीचर क्या होता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर ये बात, ये जो इनके पास भी पावर है और इनके पास भी पावर है, ये पावर इनके पास ना हो के पूरी पावर आके सेंट्रल में इकट्ठा हो जाती, तो इसको कहते हैं यूनिटरी फीचर, यानी कि एकात्मक संविधान। इसको क्या कहते हैं, एकात्मक संविधान। और ये क्या कहला रहा है, अभी ये पहले वाला जो सिस्टम है कि एक इनके पास भी सरकार है, इनके पास भी सरकार है, और ये स्थानीय मुद्दों को देख रहे हैं, ये पूरे जो इस क्षेत्र से संबंधित हैं उन मुद्दों को देख रहे हैं, इनको कह रहे हैं संघात्मक संविधान।
हमको लगता है आपको बात समझ में आ रही होगी। और अब अगर इस तरह से देखें तो हमारे भारत में भी ऐसा ही है कि एक सरकार जो केंद्र में है जिसको मोदी जी चला रहे हैं, और हम लोग यूपी में हैं तो हमारे यहाँ यूपी सरकार योगी जी चला रहे हैं। तो दो तरह की स्थानीय मुद्दे हमारे राज्यों के पास हैं जो पूरे देश से संबंधित मुद्दे हैं। वो चाहे डिफेंस रिलेटेड हो सकता है, वो विदेशी राज्यों से संबंधों से रिलेटेड हो सकता है, करेंसी चलाने से रिलेटेड हो सकता है, समुद्र से रिलेटेड हो सकता है, रेलवे से रिलेटेड हो सकता है, हवाई जहाज़ से रिलेटेड हो सकता है। ये सारे मुद्दे किसके पास हैं? ये केंद्र के पास हैं। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों में एग्रीकल्चर हो सकता है, वाटर सप्लाई हो सकती है, या आपका पुलिस व्यवस्था हो सकती है, अस्पताल हो सकते हैं। ये सारे मुद्दे स्थानीय हो गए। तो संघात्मक या फेडरल स्ट्रक्चर में होता क्या है, बेसिकली दो तरह की सरकारें होती हैं, एक स्थानीय स्तर पर और एक पूरे वृहत लेवल पर, केंद्र स्तर पर, और इस सिस्टम को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। तो अब सवाल एक अगला आता है कि भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग, कुछ फिलोसफर्स हैं, कुछ विचारक हैं, कुछ लॉ के बड़े जानकार हैं जिनमें दो नाम ये लिखे हैं, इनका मानना है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से नहीं है। और वो क्यों नहीं है अभी हम लोग समझ लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। एक प्रोफेसर केसी वेयर हैं, इनका कहना है कि क्वासी फेडरल है, यानी कि इसको अर्ध संघात्मक कहते हैं, अर्ध संघात्मक, ठीक है। और दूसरे आईवी जेनिंग्स हैं, ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर, यानी कि मूल रूप से तो ये एकात्मक संविधान है, लेकिन एकात्मक संविधान जिसमें सहायक रूप से जो संघात्मक फीचर होते हैं, संघात्मक लक्षण होते हैं, वो हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर जेनिंग्स का मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स, यानी कि एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक लक्षण कुछ आंशिक रूप से हैं, पूरी तरह से नहीं है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, ये भारत के संविधान को पूर्ण रूप से संघात्मक संविधान जैसा अमेरिका का है वैसा मानने से इनकार करते हैं या नहीं मानते हैं। तो पहले हमको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, ये कैसे तय होगा। तो इसको तय करने के लिए कुछ चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लक्षण, ये बातें दिखती हैं जो हम बताने जा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन संघात्मक कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल स्ट्रक्चर है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ठीक है, यानी कि लिखित में है या नहीं है। अब लिखित में होने की ज़रूरत क्यों है ये भी हम समझाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या नहीं है, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका इसमें संविधान की सर्वोच्चता हो गई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है या नहीं, यानी कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है या नहीं है। और चौथा पॉइंट इसमें ये है कि क्या ये जो
कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा गया है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है या नहीं है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है या नहीं है, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु जिस पर किसको कानून बनाना है, विषय वस्तुओं का बंटवारा है या नहीं है। ठीक है। और ये अगला पॉइंट ये हो सकता है कि संविधान में संशोधन जो है, अमेंडमेंट का प्रोसेस, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो रिजिड है या नहीं है ना, संविधान में संशोधन। की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन है या आसान है, ये एक दूसरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड। इतनी बातें अगर हैं तो हम समझ लेते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हमने बात करी आपसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भाई देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये है कि आपकी सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे एक अभी हम लोग देखेंगे 7 शेड्यूल है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो उसमें ये सारे प्रोविजन है कि भाई एक केंद्र में सरकार होगी, एक राज्य में सरकार होगी, राज्य की सरकार को क्या पावर है, केंद्र की सरकार को क्या पावर है। ठीक है, ये सारी बातें, केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका, ये सारी बातें। फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिटन है तो पहला पॉइंट कवर हो गया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या सुप्रीम है या नहीं है। देखिए ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। वो इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने का मतलब ये है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों से बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं उनसे मिलकर बना है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कन्वेंशंस यानी कि प्रथाएं रही हैं उनसे मिलकर बना है। एक जैसे हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान को लिखने के लिए बाकायदा बैठे, मीटिंग करी, बड़ा डिस्कशन हुआ, उसके बाद में संविधान बना, ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। तो उनके यहाँ संविधान जो है पार्लियामेंट के कानूनों से, उनकी प्रथाओं से, जुडिशियल डिसीजन से मिलके बना है। तो इसलिए ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम कहलाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया कि आपको जो भी काम करने हैं वो संविधान के हिसाब से करने हैं, इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट भी कवर होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है या नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए कि हमने आपको बताया कि ये केंद्र है और ये राज्य हो ये सकता है कि कभी दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो हो सकता हो कि अगर केंद्र सरकार का प्रभाव इनके ऊपर होगा तो जुडिशरी इनकी तरफ प्रभावित हो जाएगी, अगर राज्य सरकार का जुडिशरी पर प्रभाव होगा तो राज्य सरकार की तरफ प्रभावी हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर जजमेंट आने की संभावना कम है या इस बात का संदेह बना रहेगा। तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। तीसरा चौथा पॉइंट ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इसलिए है कि आपने देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल बना हुआ है। 7 शेड्यूल में 3 सूचियां बताई गई हैं, यूनियन लिस्ट जिसको संघ सूची कहते हैं, स्टेट लिस्ट जिसको राज्य सूची कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची कहते हैं। इस सूचियों का मतलब ये है कि इससे ये तय होता है कि पार्लियामेंट यानी कि केंद्र जो है संघ सूची के विषय पर कानून बनाएगी, राज्य
राज्य सूची के विषय पे कानून बनाएगी, और ये जो कंकरेंट वाली है इस पर दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो जैसे ये केंद्र जो संघ यूनियन लिस्ट होगी उस पर केंद्र कानून बनाएगी, जो स्टेट लिस्ट होगी उस पर स्टेट कानून बनाएंगे, और जो कंकरेंट लिस्ट होगी उस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो अब बात समझने की कोशिश करिए। और उसके बाद में अगला पॉइंट है, जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो कठिन होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो भी कठिन है। 368 में बताया गया है ये प्रक्रिया क्या है। इसमें ये बताया गया है कि संसद के 2/3 बहुमत से, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से जब दोनों सदन पास कर देंगे तब संविधान में संशोधन होगा। और कुछ ऐसे मामले भी हैं जो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, उनमें आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति की भी ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भी कठिन है, आसान नहीं है। तो अब ये सारे एलिमेंट हमको दिखते हैं, इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन है का मतलब ये है कि देखिए 7 शेड्यूल है, संविधान में लिखी हुई है, पहले से तय हो चुका है कि यूनियन जो संघ है वो किस विषय पे कानून बनाएगा, जो राज्य है वो किस विषय पे कानून बनाएगा। इस तरह कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा। अगर डिस्प्यूट आता है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिस पर किसी का जोर नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, वो निष्पक्ष होकर फैसला दे सकती है। निष्पक्ष होकर फैसला देने में उसको पार्लियामेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको एग्जीक्यूटिव डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने आप से डरने की ज़रूरत नहीं। बस उसको ये देखने की ज़रूरत है क्या ये जो फैसला दिया जा रहा है संविधान के हिसाब से है, क्योंकि संविधान सुप्रीम है। और फिर उसके बाद में आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ही है। और अगर कभी सरकारें या संविधान में संशोधन करके इस फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म किया जाए तो इसमें संशोधन करना भी इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। इसलिए ये सारे जो एलिमेंट हैं जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिख रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही। आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, अमेंडमेंट का जो तरीका है वो रिजिड है, यानी कि लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जो सब्जेक्ट मैटर हैं उनका बंटवारा किया गया है, और संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो कठिन है। तो अब एक अगला पॉइंट ये भी आता है कि ये जो प्रोफेसर वेयर हैं और जेनिंग्स हैं, ये किन आधारों पे कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि यूनिटरी फीचर वाला कॉन्स्टिट्यूशन है या एकात्मक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ऐसा किन आधारों पर कह रहे हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए अब है क्या कि ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, होता क्या है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन का पैटर्न बनाया वो अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड या जो और भी हमारे यहाँ के जो कल्चर रहा है उसके हिसाब से बनाया। हम किसी दूसरे की चीज़ को एज इट इज़ उतार नहीं सकते, और हमने अपने संविधान में अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसमें चेंजेस कर रखे हैं। तो ये बात पहली। दूसरी बात है, ये जो लोग कहते हैं कि ये प्रोफेसर्स की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या क्वासी फेडरल है, वो इस आधार पे कहते हैं कि है आर्टिकल आपका 3। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को एम्पावर्ड करता है कि वो किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं, उसका एरिया बदल सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज बदल सकते हैं। तो ये बात पार्लियामेंट को, ये शक्ति पार्लियामेंट को दी गई। जैसे आप समझ लीजिए अगर किसी स्टेट को 2 स्टेटों में बांटना है तो ये काम पार्लियामेंट करेगी। इसलिए कहते हैं कि पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दी गई है और यूनिटरी फीचर वाला पॉइंट दिखता है। दूसरा पॉइंट है कि आपके पास सिंगल सिटीजनशिप है, आर्टिकल 9 है,
आर्टिकल 9 के तहत भारत में एक ही सिटीजनशिप है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के हर स्टेट की जो सिटीजनशिप होती है वो स्टेट सिटीजनशिप भी होती है और पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की भी सिटीजनशिप होती है। तो ये कहते हैं यार केवल केंद्र की सिटीजनशिप है, राज्य की सिटीजनशिप नहीं, इसलिए ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। इस बात का भी कोई तर्क नहीं है। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है वो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होता है। ठीक है, ये जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो गवर्नर महोदय हैं इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति महोदय वही काम करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट चाहती है। तो चूंकि प्रेसिडेंट को अपने विवेक से काम करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अवसर नहीं होते, इसलिए ये जो गवर्नर हैं ये कहीं ना कहीं सेंट्रल यानी कि केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है ना, एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और कई बार आपने देखा भी होगा कि अगर किसी प्रदेश में ऐसी सरकार है जो सरकार केंद्र की विचारधारा वाली नहीं है तो अक्सर वहाँ पे डिस्प्यूट गवर्नर और जो गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, उसके बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में एक आर्टिकल 163 है और 200 में अगर कोई कानून पास होके आया है तो राज्यपाल को अगर लगता है तो वो प्रेसिडेंट की सहमति के लिए, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ से भी दिखता है कि राज्य की शक्ति जो है कम की जा रही है। यहाँ पे 163 है और 163 में प्रोविज़न ये है कि जैसे हम लोगों ने अभी आर्टिकल 74 देखा था, आर्टिकल 74 में प्रोविज़न ये है कि राष्ट्रपति महोदय की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे और राष्ट्रपति महोदय ऐसी सलाह और सहायता के हिसाब से काम करेंगे। ये बात केंद्र के लिए। ऐसी ही कुछ बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये बात लिखी है कि राज्यपाल महोदय ऐसी सलाह के मतलब ऐसी सलाह के अनुसार काम करेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है उसमें? यह भी लिखा है कि राज्यपाल महोदय अपने विवेक से भी काम कर सकते हैं। इस तरह से तो कहीं ना कहीं इस तरह ये राज्य की जो सरकार है उसकी जो शक्ति है कहीं ना कहीं कम करके दिखती है। फिर उसके बाद में अगले प्रोविज़न है, जैसे 249 है, 250 है, और 249 और 250 में क्या प्रोविज़न है? ये कहते हैं कि अगर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो 7 शेड्यूल है इसमें 3 लिस्ट बनाई गई हैं और 3 लिस्ट में एक लिस्ट यूनियन की है जिसपे केवल पार्लियामेंट कानून बनाती है और एक स्टेट की लिस्ट है जिसपे केवल स्टेट कानून बनाती है। तो होता क्या है कि 249 के तहत अगर राज्यसभा आप देखना ना, पार्लियामेंट हमने बताई थी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और प्रेसिडेंट महोदय होते हैं। तो अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित करती है कि किसी स्टेट के मैटर पे, जो सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट का है, उस पर पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, तब पार्लियामेंट एम्पावर्ड हो जाती है, सशक्त हो जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर पे भी कानून बना सके। ये बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद में एक दूसरा प्रोविजन है 250 का। इस 250 में ये बताया गया है कि अगर देश में इमरजेंसी लगी हो तो इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर पे कानून बना सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं केंद्र को मजबूत करती हैं। दूसरी बात यह है कि एक प्रोविज़न हमने बताया था कि भाई स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी केंद्र और राज्य के बीच में किसी विषय पर डिस्प्यूट हो तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से फैसला दे सके। एक प्रोविज़न है 254 का, जिसमें ये बताया गया कि अगर कभी किसी विषय पर केंद्र भी कानून बना रही है और राज्य भी कानून बना रही है और दोनों के बीच में कोई असंगतता है, रिपग्नेंसी है, तो केंद्र यानी कि पार्लियामेंट का जो कानून है वो
प्रिवेल करेगा, यानी कि प्रभावी होगा। तो इस प्रोविजन से भी दिखता है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत स्थिति में। इसी तरह से एक 352 का प्रोविज़न है। 352 में इमरजेंसी से रिलेटेड बात है। इमरजेंसी में ये बताया गया है कि अगर युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण यानी कि युद्ध वार की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति हो, या सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन की स्थिति हो, तो प्रेसिडेंट महोदय इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और जब इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होता है तो उसका प्रभाव ये होता है कि केंद्र सरकार यानी कि जो यूनियन है वो स्टेट के मामलों में दखल देने के लिए अधिकृत हो जाती है। 250 के तहत कानून बना सकती है, और ये जो इनकी पावर है, राज्य की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट महोदय के आदेश के अधीन काम करने लगती है। तो ये एक प्रोविज़न है। एक 356 भी है जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी राज्य में सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रही है, जिसको ये कहते हैं संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, उस स्थिति में प्रेसिडेंट महोदय यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इससे होता क्या है, ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है दो आधारों पर लगता है। पहला, एक जब राज्यपाल महोदय कोई इस तरह की रिपोर्ट देते हैं कि भाई ऐसा है, राज्य में शासन व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट महोदय राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट का अगर स्वतः भी ज्ञान हो जाता है, सुमोटो उनको लगता है कि यहाँ पे या अन्यथा किसी कारण से उनको लगता है कि यहाँ पर संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तब भी वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि क्या सीन है इसका फेडरल स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको बताना है। ये भी पूछ सकते हैं, अगर पूछेंगे शॉर्ट में, लॉन्ग में तो ये पूछ सकते हैं कि भाई हमारा जो संविधान है वो फेडरल है या यूनिटरी है, तो आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हुए पूरा बताना है। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है, तो क्वासी फेडरल पहले आप बता दीजिए कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या नहीं है, इन चीज़ों देखा जा सकता है। और उसके बाद में वो प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन को केंद्र की तरफ या एकात्मक यूनिटरी फीचर वाला बनाते हैं, तो ये सारे प्रोविज़न दिख रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा।